एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार। आज हमारा ये पहला वीडियो है। हम इस वीडियो में निम्न 6 बिंदुओं पर बात करेंगे। कौन कौन से? पहला, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के सिलेबस पर। दूसरा, राजस्थान जीके का क्या महत्व है। तीसरा, कि पिछली परीक्षा का क्या ट्रेंड रहा है, 2023 का जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ था उसका क्या ट्रेंड रहा। फिर चौथा, कि जो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड है उसका इस समय क्या ट्रेंड रहा है, यानी कि जो रीट का एग्ज़ाम हुआ है, जो दूसरा एग्ज़ाम जो भी हुए हैं उसमें जो है किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उस पर हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि नए ट्रेंड को काउंटर कैसे करेंगे, कि जो इनका जो नया ट्रेंड अभी है, जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो हम अपने आप को कैसे तैयार करें कि ये नया ट्रेंड हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो जाए। फिर हम आगे बात करेंगे हमारी रणनीति पर, कि हम इसको किस प्रकार से तैयार कराएंगे राजस्थान जीके को, इस पर बात करेंगे। ये एक मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। अब चलते हैं हम आगे हमारे पहले टॉपिक पर, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर सिलेबस पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो सिलेबस है उसमें 3 टॉपिक है, मेन 3 है। हिंदी के 15 क्वेश्चन आते हैं, राजस्थान जीके के 25 क्वेश्चन आते हैं और एग्रीकल्चर के 60 क्वेश्चन आते हैं। तो सिलेबस के बारे में मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप एक काम कीजिए, जो सिलेबस है वो आपके पास हार्ड कॉपी में होना चाहिए। हार्ड कॉपी में होना चाहिए, प्रिंट निकाल करके, और उसको आप जहाँ पढ़ते हैं उसके सामने टेबल पर या चाहे सामने दीवार पर उसको चिपका लीजिए, और रोज़ाना सुबह सुबह एक बार उसको देखिए, उसको अच्छी तरीके से पढ़िए, रोज़ाना पढ़िए। तो सिलेबस जो है वो आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। तो मैं आपको इस सिलेबस में से आपको कौन सा टॉपिक करवाऊंगा? मैं करवाऊंगा राजस्थान जीके के 25 क्वेश्चन। अब आगे हम बात करेंगे राजस्थान जीके के महत्व पर, कि इसका हमारे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में क्या महत्व है। तो जैसा कि हमने बता दिया था, महत्व एक तो ये है ही कि 25 क्वेश्चन जो है वो इसमें से आते हैं। 1/4 जो हिस्सा है वो हमारा राजस्थान जीके कंप्लीट करता है। और इसमें भी इसका और ज़्यादा ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि कई बार क्या करते हैं स्टूडेंट, इसको थोड़ा लाइटली ले लेते हैं। एग्रीकल्चर को हम अच्छी तरीके से पढ़ लिया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं एग्रीकल्चर में लीड ले लूँगा, जीके मेरा थोड़ा कमज़ोर रहेगा तो भी चल जाएगा। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि जब कंपटीशन की बात आती है तो हमें सभी टॉपिक जो है, चाहे वो कोई भी हो, हर टॉपिक सिलेबस का हमारे अच्छी तरीके से तैयार होना चाहिए। तो जैसे ही हम राजस्थान जीके की बात करें तो इसमें कितने टॉपिक हैं राजस्थान जीके में सिलेबस में? टोटल जो है 14 टॉपिक हैं। 5 टॉपिक ये हैं और बाकी टॉपिक ये हैं। तो मैंने इन स्लाइड में क्या लिखा है कि इन टॉपिक में से 2021 में जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ था और जो 2023 में हुआ था, उनमें कितने कितने क्वेश्चन आए हैं किस टॉपिक से, वो मैंने लिखा है। तो आप उसको एक बार देखिए। जैसे जो भौगोलिक संरचना वाला है उसमें से 2021 में 4 क्वेश्चन आए हैं, 23 में 2 क्वेश्चन आए हैं। जो कालीबंगा आहड़ वाला था उसमें 2021 में कोई क्वेश्चन नहीं आया, 2023 में 1 क्वेश्चन आया। फिर जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, राजा महाराजा, दोनों में 2-2 क्वेश्चन आए हैं। जो प्रमुख साहित्यकार वाला है इसमें 2021 में 2 क्वेश्चन आए हैं और 2023 में 5 क्वेश्चन आए हैं। जो 1857 की क्रांति वाला और जो एकीकरण वाला जो मतलब है चैप्टर, उसमें दोनों में 2-2 क्वेश्चन आए हैं। राजस्थान की बोलियों में से 2021 में 1 क्वेश्चन आया है, 2023 में कोई क्वेश्चन नहीं आया। शब्दावली में से दोनों बारी कोई क्वेश्चन नहीं आया। और जो लोक देवी देवता संत संप्रदाय वाला है, दोनों में 1 क्वेश्चन आया है। मेले पशु मेले में 2021 में 1 क्वेश्चन आया, 23 में कोई क्वेश्चन नहीं आया। लोक कथा लोकगीत में से 2 और 0 क्वेश्चन आए हैं। जातियों जनजातियों में से 1 0 आया है। स्त्री पुरुषों के वस्त्र और आभूषण में से कोई क्वेश्चन नहीं आया। चित्रकारी और हस्तशिल्प कला जो है 2021 में 2 क्वेश्चन और 2023 में 0। स्थापत्य कला वाले में से 1 और 4। संस्कार रीति रिवाज में से कोई कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। और धार्मिक ऐतिहासिक पर्यटन स्थल में से 2 और 3 क्वेश्चन आए हैं। बाकी ये अन्य है, ये अन्य क्या है, इन पे हम आगे बात करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन आए हैं ना, तो ये मैंने आपको इसलिए एनालिसिस किया है कि आपकी एक चीज़ ध्यान में ये रहनी चाहिए कि हमें किसी भी एक टॉपिक पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। कि ऐसा नहीं है कि हम उसको ज़्यादा पढ़ रहे हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ, कई लोग क्या करते हैं कि राजा महाराजा पर बहुत ज़्यादा टाइम खराब करते हैं अपना। जैसे ये राजा महाराजा है तो कितने क्वेश्चन आए? 2 ही क्वेश्चन आए, तो हमें उसको उतना ही टाइम देना है। ऐसा नहीं है कि पूरा हम जो जीके हैं उसमें मान लो हम एक दिन में 5 घंटे पढ़ रहे हैं, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आप 2 घंटे राजा महाराजा पढ़ रहे हो। हमें एक इक्वल डिवाइड करना है सबको। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि पिछली बार 2 आए तो इस बार भी 2 ही क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है ज़्यादा आ जाए। लेकिन हमें हमारा टाइम को जो है वो स्मार्टली मैनेज करना है। हमें सबको बराबर बराबर टाइम देना है। उसके बाद में जो भी क्वेश्चन जिस भी तरीके से आए वो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की मर्जी है, लेकिन हमें कंप्लीट टाइम देना है। अब हम बात करते हैं कि 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्या ट्रेंड रहा। अभी हमने ऊपर क्या देखा कि कितने कितने क्वेश्चन आए थे। अब हम बात करेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। हमारा जो पहला टॉपिक था राजस्थान की भौगोलिक संरचना वाला, उसमें से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। कौन कौन से आए हुए हैं? एक तो ये आया हुआ है कि बांध जो है वो किस नदी के ऊपर स्थित है।
दूसरा क्या है कि किस नदी का दूसरा नाम क्या है, उपनाम क्या है। यानी कि 2 क्वेश्चन आए और दोनों इन्होंने किस में से पूछ लिए, नदियों में से पूछ लिए। फिर अगला क्वेश्चन, राजस्थान का इतिहास, इसके जैसे 3 सब पार्ट हैं, सभ्यता, व्यक्तित्व और साहित्यकार। इसमें से 8 क्वेश्चन आए हैं। तो जैसे हम बात करें कि जो सभ्यता में से क्या क्वेश्चन आया है कि कौन सा स्थान राजस्थान में पशुपालन का सबसे प्राचीन प्रमाण प्रस्तुत करता है, और एक ये उदयपुर की लड़ाई कब हुई। फिर आगे क्या पूछा कि कौन सी रचना महाराणा कुंभा द्वारा रचित नहीं है। तो जैसे राजा महाराजा में से 2 क्वेश्चन आ गए। तो हम ये पिछले जो पेपर होते हैं ना, उनका एनालिसिस हम क्यों करते हैं, उसका एनालिसिस करने का एक फ़ायदा ये होता है कि हमारे ध्यान में ये रहे कि जिस हिसाब का ट्रेंड चल रहा है ना, कम से कम हम वैसे प्रश्न तो छोड़े ही नहीं। जैसे आप कोई भी, अब इससे आपको क्या आइडिया लगा कि आप राजा महाराजा पढ़ रहे हो, तो आपके ध्यान में ये एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि अगर कोई भी रचना दी हुई है किसी भी राजा की, तो हमें सारी रचना अच्छी तरीके से याद करनी है। और जैसे अभी हमने देखा कि उदयपुर की लड़ाई कब हुई, तो हमें क्या करना है कि कोई युद्ध है, अगर महत्वपूर्ण युद्ध है तो हमें उसकी एग्जैक्ट डेट याद होनी चाहिए। ये हमें पिछले पेपर के एनालिसिस से पता चलता है। फिर आगे बात करें हम, जैसे साहित्यकार में से क्या क्वेश्चन आया है कि जयपुर घराने से कौन संबंधित है। फिर हम आगे चलें तो किसे भारत के टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है, किसने राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार प्राप्त किया है। फिर हम आगे चलते हैं कि निम्नलिखित में से क्या अंबिका दत्त व्यास द्वारा लिखित नहीं है। यानी कि अंबिका दत्त, बाकी 3 जो है वो अंबिका दत्त व्यास द्वारा लिखित है और एक नहीं है। तो ये नहीं वाले क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से याद करने हमें, इसमें इसका हमें क्या ध्यान रखना है, इसका मतलब हमें अंबिका दत्त व्यास की सारी रचना याद होनी चाहिए, तभी तो हम बता पाएंगे कि कौन सी नहीं है। जैसे ये पूछा कि सुंदर कांति जोशी पुरस्कार दिया जाता है, किस में दिया जाता है। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर, ये कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें राजस्थान का क्या योगदान रहा, और फिर राजस्थान का एकीकरण। इसमें से 2023 में 3 क्वेश्चन आए थे, ये गलती से 2 लिख दिया। तो कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, एक तो जो है ये फ्रीडम फाइटर थे, किन जगहों से बिलोंग करते हैं। फिर अगला क्या पूछा कि जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक का लेखक कौन है। फिर पूछा कि केसरी सिंह बारठ का जन्म किस स्थान पर हुआ। तो अब इनको देखकर क्या अंदाजा लगता है हमें कि जो भी ये जो मतलब हमारे फ्रीडम फाइटर थे ना, तो हमें ये भी ध्यान रखना है, चाहे हम एकीकरण पढ़ रहे हैं और कुछ पढ़ रहे हैं, कि उनमें जो मेन नाम आ रहे हैं हमें ये पता होना चाहिए कि वो किस जिले से बिलोंग करते हैं। ये चीज हमें पढ़ते समय ध्यान रखनी है। अब हम आगे चलते हैं, अगला हमारा टॉपिक है विभिन्न राजस्थानी बोलियां। 2023 में इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। अब हम आगे चलते हैं, शब्दावली वाले में से भी कोई क्वेश्चन नहीं आया। और जो लोक देवी देवता वाला टॉपिक है, इसमें से एक क्वेश्चन आया है कि निम्नलिखित में से कौन बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो इस क्वेश्चन से हमें ये आइडिया लगता है कि जो भी संप्रदाय है हमें उनके प्रवर्तक अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। अब आगे चलते हैं, लोक पर्व, त्योहार, मेले, पशु मेले, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आया। लोक कथा, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आया। जातियों जनजातियों में से कोई क्वेश्चन नहीं आया 2023 में। स्त्री पुरुषों के वस्त्र एवं आभूषण में से कोई क्वेश्चन नहीं आया। चित्रकारी, हस्तशिल्प कला, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आया। अब आगे बात करें कि स्थापत्य कला, दुर्ग, महल, हवेलियाँ, इनमें से हमारे 4 क्वेश्चन आए हैं। तो 4 क्वेश्चन कौन कौन से आए हैं, एक इन्होंने क्या पूछा कि राजस्थान के जो मंदिर है वो किस राजवंश द्वारा बनाए गए हैं। तो जब हम मंदिर याद करेंगे तो हम उनके राजवंश भी अच्छी तरीके से याद करेंगे। फिर हम ये देखते हैं कि कौन सा किला किसने बनाया है, ये भी वही है कि हम जब दुर्ग याद करेंगे तो हमें दुर्ग के जो निर्माता है उनको भी ध्यान में रखना है, न केवल सिर्फ उनकी विशेषताएं करके नहीं छोड़ेंगे। फिर हम आगे चलते हैं कि ये एक आगे क्वेश्चन पूछा इसमें से कि होलो फिरोज जोधपुर के किस बाग में स्थित है। किसने जैसलमेर में 5 पटवा हवेली किसने बनवाई। अब हम आगे चलते हैं, 13 नंबर जो हमारे सिलेबस का चैप्टर है संस्कार एवं रीति रिवाज, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आया। धार्मिक, ऐतिहासिक एवं पर्यटन स्थल, इसमें से 2 क्वेश्चन आए हैं। 2 क्वेश्चन कौन कौन से आए हैं कि राजस्थान सरकार ने किस देश के साथ पर्यटन की प्रोन्नति के लिए अनुबंध किया है। फिर ये क्या अगला क्वेश्चन क्या आया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है। सांबर झील, राजसमंद झील, नवलखा झील। तो हमें ये भी चीज़ पता चल गई ना कि हमें झील अच्छे तरीके से याद करनी है। जैसे झील हमारे टॉपिक में नहीं है, लेकिन हमें झील अच्छी तरीके से याद करनी है। झील और एक अभ्यारण्य, ये 2 जो है ये हमारे टॉपिक वैसे डायरेक्ट सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, लेकिन इनको हमें अच्छी तरीके से याद करना पड़ेगा क्योंकि पर्यटन स्थल हमारे दिया हुआ है। तो पर्यटन स्थल में मेन जो है वो झील और अभ्यारण्य मेन होते हैं। अब हम आगे चलते हैं, जैसे मैंने लिखा है कि एग्रीकल्चर के क्वेश्चन, एग्रीकल्चर के 4 क्वेश्चन थे। तो एग्रीकल्चर के 4 क्वेश्चन कैसे थे कि जीके में वो क्वेश्चन जो हमारे डायरेक्ट राजस्थान जीके से रिलेटेड तो हैं, लेकिन हम उनको एग्रीकल्चर में ज़्यादा पढ़ते हैं। जैसे ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र धनिये का व्यापक स्तर पर उत्पादन करता है। तो हम क्योंकि आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें हम इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन एग्रीकल्चर से आया है। फिर हम ये देखेंगे राजस्थान में किस स्थान पर अनार का उत्कृष्टता केंद्र स्थित है, ये भी एग्रीकल्चर से है। ये क्वेश्चन अगला कि राजस्थान में कौन सा शहर मेहंदी नगरी कहलाता है, ये हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। फिर है कि 2020-21 में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता
कितनी है। तो हम जब एग्रीकल्चर याद करेंगे तो एग्रीकल्चर में राजस्थान के स्पेसिफिक अगर कोई डाटा है ना तो हम उनको भी हमें ध्यान में रखना है। अब आगे बात करते हैं अदर में। तो अदर में जैसे ये एक क्वेश्चन ये आया था कि राजस्थान में प्रथम वन नीति की घोषणा कब हुई। अब हम हमारे चौथे टॉपिक पे चलते हैं कि अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का नया ट्रेंड क्या है, जो भी रीट और दूसरी परीक्षाएं हुई है। ये तो हमने 2023 वाला देख लिया था। हाँ, एक और चीज़ आपको बताऊं कि मैंने इसमें सिर्फ आपको क्वेश्चन बताए हैं, उनका आंसर नहीं बताया। तो मैं इनका आंसर भी करवाऊंगा, 2021 वाले का भी करवाऊंगा, 2023 वाले का भी करवाऊंगा, लेकिन एक बार हम इसका बस ओवरव्यू ले रहे हैं, उसके बाद हम वो भी करवाएंगे। अब हम देखते हैं कि नया ट्रेंड क्या रहा है। तो नए ट्रेंड में हम चलते हैं। ये हमारे राजस्थान जीके के सिलेबस का पहला टॉपिक है। तो इसमें से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं रीट में, कि राजस्थान का दक्षिण पूर्व पठार क्षेत्र है, इसके बारे में इसने 5 जो है वो स्टेटमेंट दे दिए। फिर उनके बारे में पूछा है कि सबसे उपयुक्त उत्तर बताइए। यहाँ क्या दिया है कि भौतिक विभाजन को पूर्व से पश्चिम में व्यवस्थित करें, पश्चिम बालू मैदान, पूर्वी मैदान, अरावली श्रृंखला और पर्वतीय क्षेत्र, ये इसने दे दिया। तो हमें इससे क्या सीख मिलती है, हमें इससे सीख ये मिलती है कि हमें जो है एक तो चीज़ है वो डिटेल में याद होनी चाहिए, दूसरा मैप हमारा अच्छा होना चाहिए कि राजस्थान का जो हमारा मैप है वो हमें अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि पूर्व में क्या है, दक्षिण में क्या है, पश्चिम में क्या है, उत्तर में क्या है, किस जगह पर कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस जगह पर है और किस टाइप का भौगोलिक विभाजन किस जगह स्थित है। तो हमें ये याद होना चाहिए। फिर हम आगे चलते हैं। जैसे ये आगे क्या क्वेश्चन पूछा उन्होंने, लवणीय झील सांबर किस नदी से जल प्राप्त करती है। ये तो एक सिंपल क्वेश्चन है। फिर इसने 2 कथन दे दिया, कथन और कारण दे दिया कि क्या जो वन क्षेत्र के बारे में बता दिया, फिर उसका आगे कुछ कारण दे दिया और दोनों में से क्या सही है और क्या गलत है। फिर जिला, वो जिला किसकी सीमा से लगता है। चोटियाँ किस जिले में स्थित है। आगे सिलेबस के 2 नंबर टॉपिक पे चलें तो इसमें जो कालीबंगा और आहड़ सभ्यता है उसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है ये देखिए। जैसे ये हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन आप हम ट्रेंड को समझिए। कालीबंगा में से ये क्वेश्चन पूछा है कि कालीबंगा के कब्रगाह में 6 छेदों वाले बालक की खोपड़ी मिली है, जो छिद्र है ये मस्तिष्क ज्वर के उपचार के सूचक हो सकते हैं। इनके बारे में बताना है भी कौन सा सही है और कौन सा गलत है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, कालीबंगा सभ्यता के बारे में, ये 4 स्टेटमेंट दे दिए। फिर उसमें से उपयुक्त उत्तर चुनना है कि इन चारों में से कौन सा एक गलत है, मतलब हमें ये पता होना चाहिए, सीधी सी बात ये है, तभी तो हम बता पाएंगे ना कि कौन से 3 सही है। अब हम आगे चलते हैं। राजा महाराजा पर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए रीट में, कि जैसे महाराणा प्रताप दे दिया, उनके बारे में 4 स्टेटमेंट दे दिए, फिर उनमें से उपयुक्त बताइए। यहाँ क्या दे दिया, ये भी मिलान करने वाला दे दिया। और आगे चलें तो ये राजा महाराजा में इन्होंने किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है कि जो कछवाहा शासक है इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करो। तो इनसे हमें क्या सीख मिलती है कि हम जो भी राजा महाराजा याद करेंगे, जो हमारे राजा महाराजा दिए हुए हैं ना, तो हमें पता होना चाहिए कौन से पहला आया, कौन सा बाद में आया। अब हम चलते हैं आगे। साहित्यकार में से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कि 4 साहित्यकार दे दिए, उनको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करो। यहाँ पर सूची दे दी, उनको आपस में मिलान करो। इसी तरह ये साहित्यकार के आगे के क्वेश्चन कि उन्होंने ग्रंथ दे दिए, उनके लेखक दे दिए, उनको मिलाइए। फिर उन्होंने दे दिया कि ये इस लेखक का नाम बताओ, बीच में कुछ इजी क्वेश्चन भी आए हैं। अब हम बात करेंगे कि ये जो 3 नंबर टॉपिक है इसमें से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे हैं। ये जो 4 सूची दे दी, इनको मिलान करना पूछ लिया। यहाँ 1857 की क्रांति को कालक्रम में व्यवस्थित करना पूछ दिया कि कोटा में कब हुई थी, नसीराबाद में कब हुई थी, एरनपुर में कब हुई थी, नीमच में कब हुई थी, ये हमें पता होना चाहिए। इसी तरह से बोलियों में भी 4 स्टेटमेंट दे दिए और उनको उपयुक्त उत्तर चुनना है। कथन और कारण दे दिया गया है। और आगे चलें हम, ये लोक देवी देवता पर बात करें तो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे हैं। यहाँ भी ये देखिए कालक्रम में व्यवस्थित करें, यानी कि जो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड है ये कालक्रम पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है कि आप पहले क्या हुआ बाद में क्या हुआ। तो हमें जो है क्रोनोलॉजी याद अच्छे तरीके से करनी है हर चीज़ की, चाहे हम राजा महाराजा पढ़ रहे हैं, चाहे हम साहित्य पढ़ रहे हैं, क्रोनोलॉजी हमें अच्छे तरीके से याद करनी है। फिर ये है कि राजस्थान में धार्मिक आंदोलन शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है, ये एक सिंपल क्वेश्चन भी है। फिर लोक पर्व, त्योहार, मेले, पशु मेले, इसमें से क्या पूछा है कि एक कथन दे दिया, कारण दे दिया, उनमें से बताइए। ये राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। फिर चैत्र कृष्ण सप्तमी और अष्टमी को जयपुर की चाकसू तहसील में कौन सा मेला लगता है। तो मेले याद करते समय ये भी देखना है कि मतलब वो कब लगते हैं, ये भी हमें याद करना है। और आगे चलें तो मेलों के बारे में वही 4 कथन दे दिए और उनको मिलाइए। इसी तरह से जो है मेले दे दिए और राजस्थान के किस जिले में है उनको आपस में मिलाइए। फिर जो 8 नंबर हमारा टॉपिक है सिलेबस का, इसमें से क्या दिया है कि भीलवाड़ा जिला में शाहपुरा का जोशी परिवार किस लोक कला का परंपरागत कलाकार रहा है। फिर राजस्थान के नृत्य और किस जिले में है। अगला जो क्वेश्चन है कि संगीत उपकरण पुंगी किस जनजाति द्वारा मुख्यतः प्रयुक्त होती है।
और आगे चले, हमारा 10 नंबर जो टॉपिक है उसमें से इसने पगड़ी दे दी और उनको मिलान करना दे दिया, फिर आभूषण किस जगह पर पहना जाता है। इसी तरह 4 स्टेटमेंट दे दिए, इनमें से उपयुक्त इनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। यहाँ पिछवाई चित्रकला किस चित्रकला शाखा से संबद्ध है। इसी तरह चित्रकारी और हस्तशिल्प कला, इसके ऊपर क्वेश्चन किस टाइप के आए हैं, कथन दे दिया, कारण दे दिया, उनके बारे में उनमें उपयुक्त चुनिए। इसी तरह से कलाकृति वो किस जिले में है, जैसे ये स्थापत्य में दुर्ग, महल, हवेलियां, इनमें से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे आप देखिए। इन्होंने क्या किया, मंदिर की विशेषताएं बता दी कि अब इसमें से बताइए कौन सी उपयुक्त है। तो हमें मंदिर की विशेषता अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, सारी विशेषताएं, 1-2 याद करने से काम नहीं चलेगा। इसी तरह से कीर्ति स्तंभ के बारे में क्या पूछा, 5 विशेषताएं दे दी, अब बताइए इनमें से कौन सी है कौन सी नहीं है। इसी तरह से राजस्थान के दुर्ग, उनको जिलों से मिलान करना पूछ लिया। इसी तरह से हम आते हैं पर्यटन स्थलों में, तो जो अभ्यारण्य है उनको जिलों से मिलान करने के लिए पूछ लिया। और यहाँ जो जंतर मंत्र है उसके बारे में कथन और कारण दे दिया, आप बताइए। इसी तरह से जो ये पर्यावरण पर्यटन स्थल है इनको मिलाने के लिए पूछ लिया। फिर राजस्थान की कौन सी झील मीठे पानी की झील है, जो ये आगे का क्वेश्चन है कि राजस्थान के निम्नलिखित कि राजस्थान के इन जिलों को दक्षिण से उत्तर के क्रम में बढ़ते हुए अक्षांशों के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो ये हमारे मैप बेस्ड क्वेश्चन हो गया। अब हम बात ये करेंगे कि इस नए ट्रेंड को हम काउंटर कैसे करेंगे। नए ट्रेंड में 3 प्रकार के क्वेश्चन है। पहला तो ये कि 4 स्टेटमेंट दे दिया, उनमें से उपयुक्त बताइए। दूसरा कथन और कारण। तीसरा मिलान करें। ये 3 प्रकार की चीज पूछी जा रही है मेन। तो मैं अगर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन की बात करूं तो ये इतने टफ नहीं होते जितना हमें लगते हैं। जैसे मान लीजिए हम इसकी बात करें कि ये जो नेशनल पार्क है इनको मिलाने के लिए इसमें ये क्वेश्चन था। तो इनमें से आप ये देखिए कि अगर आपको एक पता है ना, जैसे मान लीजिए कि ये 4 है, आपको इनके बारे में आइडिया नहीं है, लेकिन जो सरिस्का का आपको पता है कि सरिस्का तो जो है वो अलवर में है, ये मान लो आपको एक आइडिया है। तो सी का फर्स्ट, तो आप ये देखिए कि सी का फर्स्ट किस में है, सी का फर्स्ट सिर्फ इस एक में ही है। और मान लीजिए आपको सरिस्का का नहीं पता रहा, आपको केवला देव का पता है, मान लो आपको मुकुंदरा पहाड़ी का पता है, मान लो आपको रणथंभौर का पता है। तो इन क्वेश्चनों में एक हमें फायदा ये भी होता है कि अगर हमें 4 में से एक चीज़ का अगर हमें पता होगा ना, तो हम उस क्वेश्चन के आंसर तक आराम से पहुंच जाएंगे। तो इतना इनसे डरने की जरूरत नहीं है, इतना इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है कि 4 ऑप्शन दे रहे हैं उनके बारे में पूछ रहे हैं, तो इतना डरने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, फिर बात करते हैं कथन कारण की, तो ये मैं मानता हूँ कि थोड़ा टफ रहते हैं, लेकिन ये भी जब हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, टॉपिक के बारे में पूरा नॉलेज होगा, तो ये क्वेश्चन भी आसानी से हो जाएंगे। अब इस ट्रेंड को काउंटर करने की हमने बात की, तो इसमें हमें सबसे बड़े हमारे साथी कौन होंगे इसमें काउंटर करने के लिए। तो सबसे बड़े हमारे साथी हैं वो हैं ये 2 किताबें। ये 2 किताबें आप ये मान लीजिए कि हमारे लिए सब कुछ है। कक्षा 9 की क्लास राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा और राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, ये 2 किताब महत्वपूर्ण है। अब ये 2 किताब महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि जो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड है और चाहे हमारा आरपीएससी है, ये दोनों ही बार बार ऐसा कहते हैं कि ऑथेंटिक बुक्स में से हम क्वेश्चन बनाएंगे, ऑथेंटिक बुक में से बनाएंगे। तो ऑथेंटिक बुक कौन सी होगी, या तो जो अच्छे राइटर्स ने लिखी हुई है, और या फिर ये जो हमारे आरबीएससी बोर्ड की है, तो ये सबसे ऑथेंटिक ये मानी जाती है। क्योंकि आप मान लीजिए कि आपको अगर ऐसा कह दिया जाए कि आपको ये एग्ज़ाम है और ये सिलेबस है, आप इसमें से क्वेश्चन तैयार कीजिए, तो आप कहाँ से करेंगे, कहीं से तो उन क्वेश्चन को तैयार करेंगे ही। तो जो भी एग्जामिनर भी होता है ना, वो इनको आधार बनाता है। अब इनको आधार वो कैसे बनाता है, ये भी मैं आगे आपको बताता हूँ। जैसे ये देखिए, ये मैंने क्या किया है कि ये जो दोनों किताबें थी, इन दोनों किताबों के जो पेज है उनके स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे लगाए हैं। जैसे देखिए ये क्वेश्चन था, अभी जो रीट में क्वेश्चन आया मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि कालीबंगा के कब्रगाह में 6 छेदों वाले बालक की खोपड़ी मिली है और ये ज्वर उपचार के सूचक हो सकते हैं। तो आप ये देखिए, ये इस जो हमारी 10th की जो किताब थी उसका स्क्रीनशॉट है। तो आप ये देखिए, इसमें ये लाइन देखिए यहाँ कि कालीबंगा से मिले कब्रिस्तान से यहाँ के निवासियों के स्वाधान पद्धतियों की जानकारी मिलती है। साथ ही एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छिद्र मिले हैं, जिसे मस्तिष्क शोथ बीमारी के इलाज का प्रमाण माना जाता है। तो आप ये देखिए, इन्होंने सीधे सीधे 2 लाइनें उठा ली और एक को कथन में दे दिया और एक को कारण में दे दिया। तो अगर जिसकी ये किताब पढ़ी हुई है उसके लिए इस क्वेश्चन को करना कितना ईजी रहा है। इसी तरह हम आगे देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखिए आप, अभी मैंने आपको बताया था, ये अभी रीट में आया हुआ क्वेश्चन है। महाराणा प्रताप के बारे में 4 कथन दिया है कि वह 1572 में मेवाड़ के शासक बने। उन्होंने प्रतिबद्ध सामंतों और भीलों का दल एकत्रित किया। उन्होंने अपना ठिकाना कुंभलगढ़ से गोगुंदा स्थानांतरित किया। तो ऐसा नहीं है कि हमें और कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में क्या फ़ायदा है, यहाँ देखिए आप। जैसे ये है 1572 में शासक बने,
तो 1572 में शासक बने। उन्होंने प्रतिबद्ध सामंतों और भीलों का दल एकत्रित किया। तो आप यहाँ देखिए, अपने कर्तव्य और विचारों से उसने सामंतों और भीलों का एक गुट बनाया, यानी कि बिल्कुल जो लाइन यहाँ दी हुई है डायरेक्ट उस लाइन से क्वेश्चन इन्होंने बना दिया। तो ये किताब पढ़ने का ये फायदा है। इसी तरह हम आगे और बात करें, ये देखिए जंतर मंत्र के बारे में क्वेश्चन है कि जयपुर स्थित जंतर मंत्र का निर्माण महाराजा जयसिंह सेकंड द्वारा किया गया या यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो जो 10th की बुक है उसमें जंतर मंत्र पे सिर्फ ये 4 ही लाइन दी गई है और इन 4 लाइनों में से देखो क्वेश्चन बना दिया। ये देखिए यहाँ कि ये महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा बनाई गई और इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। और आगे चलें, जैसे एक ये क्वेश्चन आया था कि झालावाड़ शैली को स्वतंत्र विद्या के रूप में स्थापित करने का जो श्रेय है वो महाराव राम सिंह को दिया जाता है। ये तो कथन है और इसका कारण क्या है कि झालावाड़ के महलों की दीवारों पर इनके चित्र बने हैं। ठीक है, अब ये देखिए, ये मैंने 58 नंबर जो पेज है 10th क्लास का उसका जो ये स्क्रीनशॉट लगाया है, आप यहाँ देखिए, ये देखिए कि कोटा चित्रशैली का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने का श्रेय महाराव राम सिंह को है, यानी कोटा का इसको है राम सिंह को, न कि झालावाड़ का। तो ये कथन गलत हो गया। और यहाँ ये देखिए झालावाड़ शैली, झालावाड़ के राजमहलों में श्रीनाथ जी, राधा कृष्ण लीला, रामलीला, राजसी वैभव के जो भित्ति चित्र मिलते हैं, ये देखिए झालावाड़ के महलों में ये सेम ये लाइन यहाँ पे दी गई है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं इस बोर्ड की किताबों से। फिर आगे का ये क्वेश्चन देखिए, जैसे किस स्थल से प्राप्त लोह पात्र और उपकरण जो है भारत में लोह युग के प्रादुर्भाव की तारीख नियत करने का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें ये क्वेश्चन दे दिया, जैसे इसका आंसर जो है वो 9 है। तो आप यहाँ देखिए, नोह से प्राप्त लोह के अवशेष भारत में लोह युग के प्रारंभ की सीमा निर्धारित करते हैं। तो इसको बिल्कुल ये सेम इन्होंने इसको डायरेक्ट लाइन से उठाया है। और आगे चलें, यहाँ चलिए, ये देखिए रामगढ़ भांडदेवरा मंदिर है, इसकी विशेषताएं। तो ये 12 शहर से 40 किलोमीटर दूर है, भगवान विष्णु को समर्पित है, लघु खुजराव कहा जाता है, परौन नदी के किनारे स्थित है। तो जो 10th वाली बुक है उसमें जो ये भंडदेवरा मंदिर है उसमें सिर्फ 4 ही लाइन दी गई है और पूरा क्वेश्चन इसमें से उठाया है। देखिए कि 40 किलोमीटर की दूरी पर भगवान शिव को समर्पित है। अब ये देखिए 40 किलोमीटर की दूरी पर है, भगवान शिव को समर्पित है, ये विष्णु दे दिया, तो ये स्टेटमेंट गलत हुआ। फिर क्या दे दिया, इसे राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है, ठीक है कहा जाता है, या परौन नदी के किनारे स्थित है, तो यह छोटे तालाब के किनारे स्थित है। तो मतलब इसमें जिस लाइन टू लाइन लिखा हुआ है उसी को क्वेश्चन बना दिया, इसलिए हमें ये किताबें अच्छी तरीके से पढ़नी है। और आगे चलें, कीर्ति स्तंभ का एक क्वेश्चन था जिसमें ये 4-5 स्टेटमेंट दिए हुए थे। तो आप देखिए ये भी बिल्कुल यहाँ से उठाया गया है, ये उसी किताब का स्क्रीनशॉट है। देखिए क्या कीर्ति स्तंभ जैन तीर्थंकर को समर्पित है, तो ये देखिए जैन तीर्थंकर को समर्पित है। 13वीं सदी में निर्मित किया गया था, 13वीं सदी में निर्मित किया गया था। 24.5 मीटर ऊंचा है, 24.5 मीटर ऊंचा है। इस्लामी वास्तुकला में निर्मित है, तो ये देखिए यहाँ पर हिंदू स्थापत्य कला में बना है। फिर क्या कहा कि यह विजय स्तंभ के लगभग 150 वर्षों बाद निर्मित किया गया, जबकि यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये विजय स्तंभ से भी पुराना है। पुराना है यानी ये तो विजय स्तंभ से पहले बना हुआ है, और ये स्टेटमेंट दे रहा है कि बाद में निर्मित किया गया। तो अगर हमें ये कीर्ति स्तंभ के ऊपर हमने ये इतना सा भी पढ़ा होता ना, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरीके से सही किया जा सकता है। और क्वेश्चन की बात करें, जैसे ये पूछा है सागरमल गोपा जो है वो कहाँ के निवासी थे, तो ये अच्छी तरीके से किताब में लिखा है। जो 9th क्लास की जो बुक है उसमें अच्छी तरीके से लिखा हुआ है जैसलमेर। और आगे आए, जैसे ये क्वेश्चन आया था, ये तो सुपरवाइजर में आया हुआ क्वेश्चन है कि किस नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला बाग कहा जाता है। तो ये देखिए उसी किताब का स्क्रीनशॉट है 9th क्लास का, कि महात्मा गांधी ने इस कांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्सव बताया। अब आते हैं हमारी रणनीति। अब हमने ये देख लिया कि 2023 में किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर हमने ये देख लिया कि दिनज सेवा चयन बोर्ड का क्या ट्रेंड है। फिर हमने देख लिया कि दिनज सेवा चयन बोर्ड है वो तो RBSC की जो किताबें हैं उनमें से पेपर बना रहा है। तो अब हमारा ट्रेंड क्या रहेगा, हमारा ट्रेंड ये रहेगा, या हमारी रणनीति क्या रहेगी। हमारी रणनीति ये रहेगी कि हमारे लिए जो ये 9th और 10th की क्लास है ना, 9th और 10th की जो ये बुक है, ये हमारे लिए रहेगी मेन सोर्स, क्योंकि जब क्वेश्चन इनमें से आ रहे हैं तो हमें यही पढ़नी चाहिए। और दूसरे जो चीज़ है हम, लेकिन सारी चीज़ें इनमें नहीं दी हुई, हम इस बार तो आ गया, लेकिन हो सकता है कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हों जो इनमें से नहीं आए हों, तो हम क्या करेंगे, दूसरी चीज़ों से, दूसरी जो जगह है वहाँ से एड ऑन करेंगे। यानी मेन ये रहेगा और दूसरी चीज़ें हम एड ऑन करेंगे। और हम क्या करेंगे, हम पहले थ्योरी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे,
मैं एक चीज़ देख रहा हूँ यूट्यूब पे, जैसे मैंने ये स्टार्ट करने का सोचा तो मैंने देखा कि कौन किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, हम थोड़ा देखते हैं। तो मैं एक चीज़ देख के हैरान रह गया कि सारे एमसीक्यू करा रहे हैं। भाई मेरे को एक चीज़ आप बताइए कि अगर आपको टॉपिक ही याद नहीं है तो उसका एमसीक्यू करने का क्या फ़ायदा। आप एमसीक्यू करिए, जरूर कीजिए, लेकिन पहले टॉपिक याद होना चाहिए आपको। वो टॉपिक आप तभी तो आप कर पाएंगे ना, कि तभी तो आपका कि आपको कितना याद रह पा रहा है। आप एमसीक्यू होते हैं अपने एनालिसिस के लिए, न कि याद करने के लिए। टॉपिक याद एमसीक्यू के थ्रू नहीं होंगे, टॉपिक तो हमें थ्योरी से याद करने पड़ेंगे। उसके बाद में एमसीक्यू के द्वारा उनकी प्रैक्टिस की जाती है। तो हम पहले क्या करेंगे, हम पहले थ्योरी करेंगे, उसके बाद में हम एमसीक्यू करेंगे, ताकि हम अच्छी तरीके से हमें याद हो जाए। और फिर एक चीज़ और बताऊं कि किसी भी चीज़ पर हमें हद से ज़्यादा टाइम खराब नहीं करना। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो आधा दिन जो है वो जीके में दे रहे हो, नहीं, आधा दिन जीके में नहीं देना। जीके में हमें हमारी तैयारी का 25% हिस्सा ही देना है, क्योंकि सिलेबस में 25% है, और 15% जो है वो हिंदी को देना है। 60% अपने तैयारी का टाइम जो है वो एग्रीकल्चर को देना है। आगे चलें तो ये मैंने तीन चीज़ और लिखी आगे, कि एक तो ये है कि एक आपने भी न्यूज़ पढ़ी होगी कि एसओजी ने जो है वो OMR फिलिंग पकड़ी है। तो ये जो एक तैयारी करने वाला है उसके लिए बहुत ही एक दुख भरी खबर है कि मतलब इस तरह से OMR भरी जा रही है। लेकिन आप इसको जो है वो अपने इस तरीके से सोचें कि कम से कम ये अच्छी बात है आपके लिए कि पकड़ लिए गए हैं। तो जब जैसे भी ऐसा होता है ना कि कोई भर्ती लीक हो जाती है, किसी भर्ती में कोई ऐसे मिलता है, ऐसी चीज़ें मिलती है ना, तो उसके जो तुरंत आगे वाली जो भर्ती होती है ना वो बहुत सही से होती है। तो आपके लिए ये मौका है, आप ये मान के चलिए कि जिस तरीके से ये पकड़े गए हैं, अभी जो रेंज सेवा चयन बोर्ड है वो भी अपने साख बचाने के लिए अच्छी तरीके से भर्ती करवाएगा, और एजेंसियों की रडार पे भी रहेंगे। तो जो पेपर लीक करने वाले हैं वो भी पेपर लीक नहीं कर पाएंगे। फिर हम आते हैं कि क्या 3 महीने में तैयारी संभव है, कैसे करें। ये क्वेश्चन मेरे से किसी ने पूछा था मैसेज के द्वारा। तो मैं आपको एक बात कहता हूँ कि 3 महीने में बिल्कुल तैयारी संभव है, लेकिन वो तैयारी संभव तब है जब आप 8 से 10 घंटा देंगे। देखो, तैयारी की जो है वो एक फेज़ होती है। जैसे मान लीजिए कि मैं ये मानता हूँ कि 1 साल का टाइम है, 6 महीने का टाइम है और 3 महीने का टाइम है। ये एक तैयारी की फेज़ होती है। तो हाँ, ये नो डाउट जो 1 साल से तैयारी कर रहा है वो आगे रहेगा, जो 6 महीने से तैयारी कर रहा है वो 3 महीने वाले से आगे रहेगा। लेकिन कई बार ये देखा है कि 1 साल से लोग तैयारी कर रहे थे, लेकिन कोई आता है और वो 3 महीने में ही सिलेक्शन लेके चला जाता है, ये जो है 1 साल वाले रह जाते हैं। उसका कारण क्या रहता है? उसका कारण ये रहता है कि जो अंतिम जो महीने हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये 1 साल वाला सिलेक्ट तभी होगा जब लास्ट 3 महीने में अपना सब कुछ झोंक देगा। तो अब हम ये जो 3 महीने हमारे पास है, आप लोग बिना कुछ भी सोचे इन 3 महीने में जो है वो एक रूटीन बना लीजिए कि मुझे 8 से 10 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है। किसी चीज़ की भी परवाह मत कीजिए, क्योंकि आपके लिए जो इस समय सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है नौकरी में सिलेक्शन लेना। तो बाकी किसी भी चीज़ पर ध्यान न दें। मैंने एक यहाँ पे एक लाइन लिखी है आपके लिए कि अपना समय किसी को मत दें। एक चीज़ मैं आपको ये मेरे पूरे अनुभव से ये कहता हूँ कि जिस समय आप तैयारी कर रहे हैं ना, उस समय अपना टाइम किसी को मत दें। जैसे क्या होता है कि कई बार हम इस समय आप तैयारी कर रहे हो, मान लो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के, आपका दोस्त कोई आपके पास आया और वो कहता है यार अपने ऐसा करते हैं कि कहीं घूमने चलते हैं, या चलो मूवी देखने चलते हैं, चलो ये करते हैं, चलो वो करते हैं। तो आप स्पष्ट रूप से आप उसको ना कहिए, क्योंकि आपके लिए सबसे कीमती आपका टाइम है। आप उस टाइम को बचा कर रखिए और आपके मन में ये बात एक अच्छी तरीके से क्लियर होनी चाहिए कि इस समय मेरा उद्देश्य क्या है। मेरा जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है सिलेक्शन करवाना, और मैं ये चाहता हूँ कि आप जो है वो जितना जल्दी से जल्दी सिलेक्शन करवा के इस बेरोज़गारी के दौर से निकल जाएं। उसके बाद में आप जो करना है, जिस तरीके से करना है वो कीजिए, आपको कोई नहीं मना करेगा। तो आप सबसे पहले इस बेरोज़गारी के दौर से निकलें, और जो अपना टाइम है वो किसी के लिए वेस्ट मत करें। आपका टाइम, मैं ये कहता हूँ कि आप जो ये टाइम है ना वो अपने परिवार के लिए भी नष्ट ना करें, क्योंकि इस समय हो सकता है कि परिवार में कोई छोटा मोटा काम हो और आप ऐसा सोचेंगे नहीं नहीं ये काम तो मैं कर ही लेता हूँ, लेकिन उससे होगा क्या? उससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, और उसके बाद में उसकी वजह से सबसे ज़्यादा तकलीफ आपके परिवार को ही होगी। इसलिए अपना टाइम जो है वो 100% टाइम, जितना ज़्यादा आप टाइम निकाल सकते हैं वो अपनी पढ़ाई के लिए दीजिए। तो अंत में मेरी ओर से आप सभी को जो है वो बेस्ट ऑफ लक है। मैं ये कहता हूँ कि पढ़िए, मेहनत कीजिए और सिलेक्शन करवाइए। धन्यवाद।